नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान से आई सबसे बड़ी खबर के साथ। दिन भर उठापटक चलने के बाद ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की जो बगावत थी वो रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली है क्योंकि पायलट कल तक जहां 30 विधायकों का दावा कर रहे थे, वहीं अब तक लग रहा है कि 15 से 20 विधायक ही जुटा पाए। कांग्रेस की ओर से पायलट को मनाने और समझौते के संकेत मिल रहे हैं। राहुल गांधी के करीबियों का कहना है कि सचिन से बातचीत होती रहती है। सुरजेवाला का कहना है कि परिवार के झगड़े परिवार में ही सुलझ लेने चाहिए। पर गहलोत की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनका दावा 109 विधायकों के समर्थन का था, लेकिन उनके घर हुई विधायक दल की बैठक में 100 विधायक ही जुटे। कुछ निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों के विधायकों के समर्थन का भी दावा है। पायलट की ही तरह गहलोत ने अपने विधायकों की खेमेबंदी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर हुई बैठक के बाद विधायकों को बस में होटल फेयरमाउंट ले जाया गया। गहलोत भी विधायकों के साथ होटल पहुंचे। पूरे दिन की उठापटक के दौरान सबकी नजरें इसी बस पर टिकी हुई थी। बस के अंदर बैठे हुए विधायकों की तस्वीरें आ रही थी और फिर सफर तय करते हुए ये बस होटल फेयरमाउंट पहुंची। बाद में होटल के अंदर की एक तस्वीर आई जिसमें मदन प्रजापत, अमित शाचन, गणेश गोगरा के साथ कुछ और नेता बैठे हुए दिखे। इस पूरे मामले पर हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह लगातार नजर बनाई हुई थी। अशोक गहलोत जो है ना, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। साथ भी ये भी कहते आए हैं कि मैं जादूगर हूँ। तो जादू से कोई कभी गायब हो जाए, इसका उनको पूरी तरह से उनको ये एहसास रहता है और इसलिए वो सबको लेकर वहाँ जयपुर के बाहर फेयरमाउंट रिजॉर्ट पर लेके जा रहे हैं। इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि जब उनको नंबर्स प्रूव करना पड़े, अगर गवर्नर के सामने अगर रेजिग्नेशंस आ जाते हैं तो फिर वो उनको लेके और यहाँ पर पेश कर सकते हैं सरकार के सामने, गवर्नर के सामने। राजस्थान कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं, इस नंबर में लगातार उतार चढ़ाव आज दिखते रहे। कभी लगा कि 109 विधायक हैं तो कभी 100 की संख्या की बात हुई। देखिए रिपोर्ट। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। सर, कितने एमएलए थे अभी यहाँ पे? सेंचुरी मार चुके हैं हम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम नर्वस 90s में नहीं है, हमने सेंचुरी मार चुकी है, इसलिए वी आर वेरी कंफर्टेबल। सचिन पायलट की नाराजगी का क्या मुख्य कारण रहा, इस पर दिन भर प्रतिक्रियाएं आती रहीं, अटकलें चलती रहीं। मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने इस पूरे मामले पर अंदरूनी कई अहम जानकारियां दी। बात जहां तक आती है राहुल गांधी से मुलाकात की, तो पहले सचिन पायलट कई बार मिलकर उनको बातें बता चुके हैं, लेकिन वो उनकी हसरत पूरी नहीं हुई, जिसके लिए वो लगातार मिलते रहे और ये कहा जाता रहा है कि राहुल गांधी भी उस मुद्दे पर उनको सपोर्ट करते रहे हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है। अगर राज्य में किसी तरह का नेतृत्व बदलाव होता है तो वो सोनिया गांधी के हाथ में है। अव्वल वो तो ये फैसला लेना नहीं चाहेंगी क्योंकि अशोक गहलोत उनके एक विश्वास पात्र में से आते हैं और कई तरह की अंदरूनी बातें हैं जिसकी वजह से ये कुर्सी भी अशोक गहलोत को दी गई थी। इस बात के बजाय जो कि एक पर्सनल कमिटमेंट राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि वो सचिन पायलट को है। फिर 2019 के चुनाव तक उनको रोकने को कहा गया, उसके बाद भी ये सत्ता बदलाव, ये नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन सब बातों का जो मिला जुला रूप है वो इस नोटिस के रूप में सामने आया है और उसके बाद की यह नाराजगी है। और खबर आई कि मानेसर में सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक रुके हुए थे। मानेसर में मौजूद इस होटल का नाम है ITC ग्रैंड भारत, जहां 12 से 13 विधायकों की मौजूदगी की बात कही गई। मेरे सहयोगी शरद शर्मा ने इस पर जानकारी दी। ये नूह जिला जो है हरियाणा का, यहाँ पर ये लग जाता है जहाँ पर ये ITC ग्रैंड भारत होटल है और यहाँ पर ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले 1-1.25 साल के अंदर सबसे पहले कर्नाटक में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तब यहाँ पर विधायकों के आने की खबर थी। दूसरी बार जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार गिराकर, तब यहाँ पे विधायकों के आने की खबर थी। और अब जब राजस्थान में सियासी संकट मंडरा रहा है, सियासी संकट गहरा रहा है, तब यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों के आने की खबर है। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच आयकर विभाग के 200 से ज्यादा अफसरों की टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के 22 ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी। ये छापेमारी अशोक गहलोत के फाइनेंसर कहे जाने वाले राजीव अरोड़ा, उनके दूसरे करीबी धर्मेंद्र राठौर और कोठारी ग्रुप के सुनील कोठारी के ठिकानों पर हुई। कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, राजस्थान में सरकार नहीं गिरेगी। छापेमारी दिल्ली, मुंबई और राजस्थान में हुई।
वहीं प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने वैभव गहलोत के करीबी रतनकांत शर्मा के जयपुर के होटल फेयरमाउंट में छापा मारा। ईडी सूत्रों के मुताबिक रतनकांत का काफी पैसा इस होटल में लगा हुआ है। उन्हें बड़े पैमाने पर विदेश से अवैध तरीके से पैसा आया है, जिसमें 96 करोड़ रुपए से ज्यादा मॉरिशस से आया है। इसी होटल में कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं। होटल फेयरमाउंट में रतनकांत शर्मा का काफी पैसा लगा हुआ है। रतनकांत शर्मा अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के काफी करीबी हैं और आरोप यह है कि उनके पास विदेश से बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से पैसा आया है, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा मॉरिशस से आए हैं, ये भी इन पर आरोप है। तो उस होटल में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। खास बात यह है कि ये वही होटल है जहां राजस्थान कांग्रेस के तमाम एमएलए रुके हुए हैं, पहले भी रुके हुए थे और अभी कुछ देर पहले बसों में भरकर उसी होटल में गए हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरी छापेमारी को एक सियासी तौर पर देखा जा रहा है और कांग्रेस ये एलिगेशन लगा रही है कि जो केंद्र सरकार ये छापेमारी करवा रही है, इससे राजस्थान में सरकार गिरने वाली नहीं है, चाहे केंद्र सरकार तमाम हथकंडे अपना ले। और सीबीएसई ने 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। लखनऊ की छात्रा दिव्यांशी जैन ने 100% अंकों के साथ पूरे रीजन के साथ साथ देश में टॉप किया है। मेधावी दिव्यांशी को सभी विषयों में पूरे अंक मिले। अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, इंश्योरेंस, अर्थशास्त्र में 100 में से 100 अंक हासिल करके इतिहास उन्होंने बनाया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिसमें दिल्ली जोन में 94.39% रिजल्ट रहा। परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 92.15% रहा है। इस साल सीबीएसई 12वीं में स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले 5.38% ज्यादा रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिलहाल भले ही परेशान नहीं कर रही हो, लेकिन पुणे में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर 10 दिनों का सख्त लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लॉकडाउन शुरू होने से पहले यहाँ बाजारों में भारी भीड़ लोगों की देखी गई। ना लोगों ने मास्क पहनना जरूरी समझा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। पूर्वा चिटनिस की ये रिपोर्ट देखिए। मास्क भले ही पहन रखे हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं। पुणे के लोग सामान जमा करने के लिए थोक बाजार में टूट पड़े। सोमवार रात से महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में 10 दिन का पूरा लॉकडाउन हो रहा है। पास के पिंपरी चिंचवड और 22 गांव भी इस लॉकडाउन में शामिल है। कोरोना से बचने के लिए यहाँ तो कोई एहतियात दिखी नहीं, ना कम दिखी। कोई वो फॉलो नहीं कर रहा, व्यापारी उनका बिजनेस कर रहे, कोई डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। कल और आज 10 दिन बंद होने वाला मार्केट, इसकी वजह लोग पैनिक हुए और परचेस करने के लिए ज़्यादा संख्या में आए, इसीलिए थोड़ी सी भीड़ हुई है। पहले 5 दिन के लिए यानी 18 जुलाई तक सिर्फ मेडिकल स्टोर और अस्पताल खुले रहेंगी और दूध की सप्लाई जारी रहेगी। 19 से 23 तक 5 दिनों में कुछ रियायतें मिलेंगी। सरकार का कहना है कि वो पुणे में कोरोना की चेन तोड़ना चाहती है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। 20 रुपए वाली चीज 100 रुपए में मिल रही है। लेकिन पुणे के डिविजनल कमिश्नर का कहना है कि भीड़ ना हो और लोग दुकानों पर टूट ना पड़े, इसीलिए उन्होंने 3 दिन पहले लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। पुणे में कोरोना के तकरीबन 29,000 मामले सामने आए। साथ ही पिंपरी चिंचवड में 6,400 मामले। 11 जुलाई को पुणे में सबसे ज्यादा 1200 केस आए। पुणे में कोरोना से 877 लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे में मामले बढ़ने की औसत रफ्तार 4% है, जबकि मुंबई में ये 1.3% है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन इस तरह से अगर लॉकडाउन घोषित किया तो लोग पैनिक बाइंग करने के लिए एक ही जगह पे इकट्ठा जमा होते हैं, जिससे कि पूरे लॉकडाउन का जो पर्पस है वही फेल हो जाता है। पुणे से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस का जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होता तब तक टेस्टिंग को ही हथियार माना जा रहा है। कई राज्यों में टेस्टिंग को लेकर पॉलिसी में बदलाव हुए हैं, हालात सुधरते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन मुंबई में टेस्टिंग की रफ्तार अब तक जोर पकड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में शहर में जो घटते हुए आंकड़े की उपलब्धि सरकार गिना रही है, वो सवालों में है। मुंबई टेस्टिंग के मामले में दिल्ली से बहुत दूर है। 12 जुलाई का ही अगर सबसे ताजा आंकड़ा देखें तो मुंबई में 5,769 टेस्टिंग हुई तो दिल्ली में 21,236।
इस संख्या को देखें तो मुंबई की टेस्टिंग में करीब 22% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो दिल्ली में 7%। मुंबई में जून महीने में 1,32,245 टेस्ट हुए, यानी कि प्रतिदिन करीब 4,408 टेस्ट हुए हैं। वहीं इस महीने की पहली जुलाई से 11 जुलाई तक 57,470 टेस्टिंग हुई, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 5,224 टेस्ट हुए हैं। जून के मुकाबले सिर्फ 800 की ही बढ़ोतरी दिख रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई में शनिवार तक करीब 3,500 एंटीजन टेस्ट हुए। दिल्ली की एक दिन में करीब 10,000 की रैपिड टेस्टिंग के दावों से काफी पीछे। मुंबई में 11 जुलाई तक कुल 3,91,222 टेस्टिंग हुई है, तो दिल्ली में अब तक 7,89,853 का कुल टेस्टिंग आंकड़ा है। तो साफ है कि दिल्ली में मुंबई के मुकाबले करीब 2 गुने टेस्ट हो रहे हैं। इधर एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक वैद बताते हैं कि मुंबई में टेस्टिंग की प्रक्रिया अब भी जटिल है। अभी भी जो एंटीजन टेस्ट की बात कर रही है, ओपन पॉलिसी की बात कर रही है, टेस्टिंग की जो प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रही है, उसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हुई है। प्रिस्क्रिप्शन के अभी जो हेल्पलाइन है, पेशेंट लोग को अभी भी नहीं मालूम कि वो कौन से हेल्पलाइन में फ़ोन करे तो उनका टेस्टिंग हो जाए। अभी भी जो हम लोग को भी अगर एंटीजन टेस्ट करना है तो भी वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। लेबॉर्ट्री भी अभी तक वो सब लेबॉर्ट्री में अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल भी अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो जब तक ये इजीली अवेलेबल ना हो तब तक ये टेस्टिंग की मात्रा बढ़ेगी नहीं, और बढ़ेगी नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने लोग अभी भी बीमार हैं। और अचानक हमें मालूमात होगी 8-10 दिन 15 दिन में, जब ये इजीली अवेलेबल होगा कि किस तरह से सेकेंड पीक आ गई है, वापस बढ़ोतरी हो रही है केसेस में, और ये संभव है। मुंबई में कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट रिकॉर्ड 50 दिन हो चुका है। रिकवरी रेट 70% है। बीएमसी इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है, लेकिन टेस्टिंग के आंकड़े इन उपलब्धियों के दावों को सवालों में लाते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन ने अस्पताल से ही एक कविता ट्वीट की है और उन्होंने इस कविता के जरिए लोगों की दुआ और प्यार के लिए उन्हें शुक्रिया कहा है। अमिताभ लिखते हैं, प्रार्थनाओं सद्भावनाओं की मूसलाधार बारिश ने स्नेह रूपी बंधन का बांध तोड़ दिया है। बह गया तर कर दिया मुझे इस अपार प्यार ने, मेरे एकाकीपन के अंधेरे को जो तुमने प्रज्वलित कर दिया है। व्यक्तिगत आभार में व्यक्त न कर पाऊंगा, बस शीश झुका के नतमस्तक हूं मैं।